शो में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने बच्चों समेत दर्जनों अफराद को काट लिया। आवारा कुत्तों की बहुतात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। शहर कराची में आवारा कुत्तों का राज, सरकारी इदारों की बेहिसी बेनकाब। शहर कायद में एक दिन में कोरोना के 800 से जायद केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना केसेस की शरह 18% हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, कराची शहर में वैसे तो बेपनाह मसाइल हैं जिनका इस वक्त ना कोई हल है और सिर्फ ऐलानात और सियासत होती रहती है, जिनमें पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, इसके अलावा सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। लेकिन एक मसला शहर कराची में जिसकी वजह से तकरीबन पिछले 3 साल के अरसे के दौरान 80,000 केसेस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं, वो कुत्तों के काटने के बाद रेबीज का मसला है। तकरीबन 80,000 डॉग बाइट्स आप कह सकते हैं कि कुत्तों के काटने के इंसिडेंट्स रिपोर्टेड जो हैं वो पिछले 3 साल की फिगर्स जो है हमने एस्टिमेट की इस प्रोग्राम से पहले। कुछ मुख्तलिफ महकमों से जो हमने बात की, हस्पतालों से बात करी, तो उसके मुताबिक साल 2021 में, यानी जो साल गुजरा है, तकरीबन 25,000 अफराद को आवारा कुत्तों ने शहर कराची में काटा, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। इसमें अगर मैं मुख्तलिफ अस्पतालों की फिगर्स देख रहा था, जो मैंने बात की, जो हम डेटा निकाल रहे थे, तो तकरीबन 9,000 केसेस सिर्फ इंडस अस्पताल कराची के हैं। और ये जो 25,000 केसेस हैं, ये सिर्फ मैं कराची के 3 बड़े अस्पतालों के जो फिगर्स हैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूँ। इंडस अस्पताल कराची है, यहाँ पर कोरंगी में, यहाँ तकरीबन 9,000 केसेस थे। 10,000 केसेस जो आए वो JPMC यानी जिना अस्पताल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी कहते हैं, वो उधर आए। और ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि 25,000 केसेस तकरीबन 3 अस्पतालों, सिविल, जिना और इंडस अस्पताल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। ये वो हैं जो इन 3 अस्पतालों में आए। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, क्लिनिक्स में केसेस आए, उनकी तादाद बेपनाह है और बहुत ज्यादा है। पिछले 10 साल के दौरान सिर्फ कराची शहर में 129 अमवात हो चुकी हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनको जो इलाज था, यानी कुत्ता काटने के बाद जो इलाज होता है, वो मुमकिन इलाज यहाँ पर मुयसर नहीं था। या तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, या ट्रीटिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं था। और शहर कराची में ये मसला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करने से कबल आपको बताएं, क्योंकि ये जो कितना पेचीदा मसला है, और जब खुदा ना खास्ता किसी को भी इस शहर में अगर, क्योंकि जिस तरह से आवारा कुत्ते बढ़ रहे हैं, मैंने रिपोर्ट भी निकलवाई है जो सिंध हाई कोर्ट पे सिंध हुकूमत ने जमा कराई थी कि कितने उन्होंने इस वक्त आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको मारा है। लेकिन उस रिपोर्ट से पहले आपको बताते हैं कि गवर्नर सिंध के भाई, यानी इमरान इस्माइल साहब के अपने भाई, उनका अपना भतीजा, यानी गवर्नर सिंध का भतीजा इमरान इस्माइल साहब के जो भाई हैं अदनान, उनका बेटा, उसको कुत्ते ने काटा कुछ दिन कबल। तो वो बता रहे थे कि उन पर क्या गुजरी, यानी उन्होंने कितना दुश्वारी का सामना कर, ना किसी अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल थी, और अगर अवेलेबल थी तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल थी, और जब वो बिल दे रहे थे तो उनको क्या दुश्वारी देनी पड़ी, कितना उनको उन पे कर था, उन्होंने क्या सोचा उस वक्त। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस बस। कल मैं रेबीज वैक्सीन ढूंढता रहा, बड़ी मुश्किल से रेबीज वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में बहुत महंगी अवेलेबल मिली। तो कल जब मैं ये सारा इलाज करा रहा था, इसका ट्रीटमेंट हुआ, इसके स्टिचेस आए हैं, जब मैं बिल पे कर रहा था अस्पताल का, तो मैं ये सोच रहा था कि एक आम आदमी ये बिल तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो एनेस्थीसिया दिया गया, जो उसके बाद ट्रीटमेंट हुई, इसके स्टिचेस हुए, अस्पताल गए, एक्सरे हुआ, ड्रिप लगी, क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या दवाइयाँ दी हैं उसको, कुछ 7 घंटे का सारा प्रोसेस था। तो अगर तो ये एक बंदा जिसकी 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो दम तोड़ देगा उसका बच्चा रोड पे। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। और मैं कुछ आपके सामने ट्वीट्स रखना चाहूँगा जो इससे कबल हमने ऐसे वाक़यात देखे शहर कराची में, जिसकी वजह से अमवात भी हुई। जिस तरह ये बता रहे कि गवर्नर सिंध का भतीजा, उसको सहूलत नहीं मिल रही थी वैक्सीन की, पैसे के बावजूद नहीं मिल रही थी, कितने पैसे खर्च करने पड़े। कुछ माह कबल, कुछ साल कबल, जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में ऐसे वाक़यात हुए। खुर्रमशेर जमान साहब ने एक वाक़या रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अनदर डेथ टू रेबीज इन कराची and deceased family claiming that they went to several public hospitals in search of anti-rabies vaccine but it wasn't available anywhere। यानी एक और अमवात हुई, और ये रिपोर्ट उन्होंने किया था 5 नवंबर 2019 को, जब एक मौत हुई शहर कराची में, और उसकी वजह ये थी कि रेबीज वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह जफर हिलाली साहब जो हैं, एम्बेसडर साबिक रह चुके हैं, उनकी एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं कि 2 days ago at जमजमा कराची a mother was begging for food for her 4 kids। यानी कोई खातून जो थी वो भीख मांग रही थी, खाने के लिए पैसे मांग रही थी अपने 4 बच्चों
बच्चों के लिए। yesterday she was begging and vomiting at the same time and this morning she was hysterical. her bleeding son needed a rabies shot. यानी उसके बच्चे से का खून बह रहा था और उसको रेबीज का वैक्सीन का शॉट चाहिए था और उसको मुयस्सर नहीं था। इसी तरह एक और मैं ट्वीट आप देखें तो शहरी ने लिखा है कि नो रेबीज वैक्सीन वाज अवेलेबल एट द सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची और द अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। और ये लिखा था जी रिच आर सेफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंजेक्ट रेबीज वैक्सीन फॉर 75,000 रुपीज। 75,000 रुपए की वैक्सीन मिलती है अगर कुत्ता काट ले प्राइवेट अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल में ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक और ट्वीट आप देखें तो उसमें जो बता रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि 1 more person, Salim, resident of Surjani town, lost his life because of dog bite incident. Salim was father of 6 children, यानी तकरीबन जो 6 बच्चों का वालिद हलाक हुआ। 20 ओवरऑल सिंध में हलाकतें हुई, 10 कराची में हुई, और सिर्फ वजह ये थी, ये भी साल 2019 की ट्वीट है कि वहां पर जो है इस वक्त वैक्सीन और इस वक्त एंटी रेबीज वैक्सीन जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। मैंने जो मुख्तलिफ आज सोर्सेस से बात की इस प्रोग्राम से पहले, यानी एक बहुत बड़ी वजह जो बताई गई वो ये बताई गई, जैसे मिसाल के तौर पे जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से हमने बात की तो उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सब में बड़ा मसला इस वक्त ये हो रहा है कि पब्लिक अस्पतालों में सहूलत मौजूद नहीं है, ना तो इलाज की और ना वैक्सीन अवेलेबल है इस हवाले से जिसके जरिए इनका इलाज हो सके। इसी तरह से जो हमने ये पूछा कि कितने कहाँ ऑपरेशन हुए हैं कुत्तों के खिलाफ, उनको मारने के, आवारा कुत्तों के खिलाफ या उनको इस पर जो भी उनको वैक्सीनेट करने के हवाले से, तो बताया गया कि तकरीबन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग टाउन, न्यू कराची, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मैं आपको फिगर्स बता रहा हूं कि यहाँ क्या आ गया कि तकरीबन 12,000 के करीब कुत्ते यहाँ पर हैं और इनके खिलाफ अक्टूबर के अंदर कच्ची आबादियों के अंदर ऑपरेशन किया गया था। एक रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी नजम शाह साहब ने पेश की थी सिंध हाई कोर्ट में, और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सितंबर 21 को इस रिपोर्ट में कहा था कि तकरीबन 25,419 जो आवारा कुत्ते हैं उनको मारा गया है जून से सितंबर 2021 के दौरान। तो 25,000 कुत्तों को उन्होंने कहा मारा गया है, जिसमें से तकरीबन 3,000 कुत्ते कराची से थे, 11,344 हैदराबाद, सक्खर में तकरीबन 2,500, शहीद बेनजीराबाद में 2,045 और मीरपुर खास में तकरीबन 1,757 कुत्तों को जो है मारा गया था। तो सिंध गवर्नमेंट का ये ऑपरेशन है। मैं आपको बताऊं वैक्सीन शॉर्टेज मामला सिर्फ ये नहीं है कि वैक्सीन शॉर्ट क्यों है, इसमें करप्शन का अंसर है, नहीं है गवर्नेंस का अंसर है, नहीं है। चेयरमैन नैब का भी एक शॉर्ट था, लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था इस बारे में, लेट्स से दिस। ये कितने दुख और अफसोस की बात है कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में इसलिए तड़प की जान दे देता है कि हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है, उसको वक्त पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जब बजट देखा तो बजट करोड़ों के एतबार से जो कि उस मुतलका गवर्नमेंट को, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुतलका गवर्नमेंट को दिया गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जी ये लातादाद इस वक्त 22 या 23 लोगों की अमवात, बच्चों की अमवात सिर्फ जिनको कुत्ते ने काटा है, कुछ अमवात हुई हैं, कुछ इस वक्त ज़ख्मी हालत में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। 6 साल बच्चे को कुत्तों ने भंबोड़ दिया और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बाकी लोगों को भी सेहतियाब करे। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में ये बजट था, जिन लोगों ने ये सेहत के कामों में बजट को खर्च करना था और उन्होंने नहीं किया, वो आंसरेबल हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसरेबल है। अब यहाँ सूरत हाल नाज़रीन ये हो चुकी है कि अगर हाई एलीट क्लास है उसको भी वैक्सीन नहीं मिल रही, अगर आपकी इस वक्त आम आदमी है उसको भी वैक्सीन नहीं मिल रही। आपको पता है जो भी हमने आपको सुनाया कि कितनी इस पर जद्दोजहद के बाद गवर्नर सिंध के भतीजे को वैक्सीन मिली है और कितना उनका बिल बना है। तो एक आम आदमी किधर खड़ा हुआ है, और इस सूरत हाल में जिम्मेदार आखिरकार कौन है, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि वफाक वो कहते हैं जी सिंध गवर्नमेंट के NIH भेजेगी, NIH नहीं भेज रही, और यहाँ पर इंडिया से भी एक बात की जाती है कि भारत से मसला है कि भारत ने देना बंद कर दिया जिस वजह से वैक्सीन शॉर्टेज हुई है। क्या ये मामला असेंबली के फ्लोर पर उठेगा? क्या इस मामले पर कंसर्न शो की जाएगी? क्या इस मामले को हल किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक लग रहा है कि सूबा सिंध लावारिस हो चुका है, कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को, बड़ों को, और उनका इलाज कोई नहीं है। लोग दर बदर फिर रहे हैं अस्पतालों में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। नुसरत सहर अब्बासी साहबा को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, अपोजिशन की रहनुमा है, बड़ा पुरजी करती है। नुसरत साहबा ये बताएं कि ये तो बड़ा अलमिया हो चुका है। आपने भी सुना होगा अदनान इस्माइल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने भी सुनी थी, हमने कोशिश की थी वो आते लेकिन वो आए नहीं। ये मुझे बताएं कि ये तो बड़ा अलमिया है कि उन तक को वैक्सीन नहीं मिल रही। एक आम आदमी अगर होगा तो उसको किधर जाना पड़ेगा फिर वैक्सीन के लिए? अगर खुदा ना खास्ता कुत्ता काट ले, जो आवारा कुत्ते बेपनाह बहुतात शहर में उनकी घूम रही है, कहीं भी किसी को हर्ट कर सकते हैं। नुसरत साहबा, थैंक यू सो मच सैफान। मैं तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को, जिसको आम दूसरे चैनल्स दूसरे टॉपिक्स पर चले जाते हैं,
इसको आप हाईलाइट करते हैं और अवाम के जो असल नब्ज है उस तक आप पहुंचते हैं, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा तकलीफ में है। कुत्ते 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 कब से तो हम चीख रहे हैं, असेंबलियों में हो या कहीं भी हो, आपके चैनल आपने कितने प्रोग्राम कर डाले, आपने जितना अच्छा अभी इंट्रो में पूरा डेटा बता दिया, पूरी सिंध में किस कदर बड़ी बड़ी तादाद में कुत्ते घूमते फिर रहे हैं और कितने लोगों को, बच्चों को, मासूम दुहाइयां दे रही होती हैं, माएं चीख रही होती हैं, हॉस्पिटल के दरवाजों के बाहर पड़ी हुई हैं, बच्चे गोदों में मर रहे, तड़प रहे हैं, कहीं आपको कहीं अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, अंदर डॉक्टर के पास ले जाया नहीं जाएगा, फिर उसके बाद एंटी रेबीज उसकी वैक्सीन नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, जब इतने बड़े गवर्नर, यही है ना, गवर्नर के भाई भी एक बड़ी एक शख्सियत है, उनके बच्चे तक को काट लिया। और मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं। मैंने जब बिल देखा तो मैं तो हैरान हो गया कि मेरे बच्चे को काटा तो मैंने तो ये सारा अफोर्ड कर लिया कि भाई इतना कुछ जो कुछ था, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एंटी रेबीज की वैक्सीन मिल गई, इन्होंने तो कर लिया, इनके बच्चे की जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक ठाक है। एक गरीब आदमी, अव्वल तो वैक्सीन मिलेगी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स किसके लिए हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। आज देख लिया कि भाई हॉस्पिटल्स पर में तो कातिलों को रहाया जाता है, हॉस्पिटल्स के कमरे किराए पर दिए जाते हैं, कातिल रहें, कातिल जाकर अयाशियां करें वहां पर, और जो गरीब आवाम जिनके लिए हॉस्पिटल बनती हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स होती हैं, जहां पर उनके इलाज के लिए पैसा दिया जाता है, खरबों रुपए हर साल खड़े होकर सीएम मुराद अली शाह साहब, आप तो बड़े खड़े होकर सेहत पर मैंने इतने % बढ़ा दिया, सेहत पे मैंने इतना % बढ़ा दिया, कहां गया? जहां एक गरीब माँ के बच्चे को ना बचा सके, कोई वो वैक्सीन ना मिल सके उससे। अरे भाई ये तो कराची है, कैपिटल सिटी, यहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चों को वैक्सीन ना मिले सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसने किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में हासिल की? या ये 2-3 हॉस्पिटल हैं जिनका आपने नाम लिया, इंडस हो गया, अब्बासी शहीद हो गया या जिना, इसके अलावा कहाँ जाएंगे? और फिर कहाँ से लेकर एक गरीब आदमी बेचारा रक्षा ले, टैक्सी ले, कहाँ स्कूटर पे लेकर बच्चे को भागे? और यकीन माने आपने बिल्कुल सही कहा, रात होती है, अब तो सर्दियां है ना, आपको पता है, बिल्कुल ज्यादा शोर कम होता है, पंखे वंखे बंद होते हैं, तो कानों में सिर्फ और सिर्फ यकीन माने कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही होती हैं। मुझे बताएं, मैं आप इसी में एक बात आपको कोट करूं, जैसे अभी जो रिसेंट एक वाकया बताऊं, मैं बात भी कर रहा था उनकी फैमिली से, लियाकताबाद में बच्चा था 12 साल का जिसको काटा। अच्छा, उसके बाद वो उसको जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए और जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर वो कहते हैं कि वो रात भर बैठे रहे तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसका जो जख्म था और उसकी ब्लीडिंग बढ़ गई और उसकी हालत जो थी फिर आगे तशवीशनाक हुई, जिसके बाद फिर बड़ा मुश्किल से उसको संभाला गया। तो ये यानी आप अस्पताल जाएं तो आपको वहां पर सहूलत नहीं मिलेगी सरकारी अस्पताल में, और कुत्ता अगर आपको काट ले तो कुत्ते को मारने की सहूलत, यानी कुत्ते को मारना भी तो हुकूमत का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना, डिस्ट्रिक्ट जो केएमसी है, डीएमसी है, वो भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, तो ना मार रहे कुत्ते को और ना अस्पताल में इलाज मुयस्सर है, तो फिर किधर जाए आदमी? साहब सैफान, आपके चैनल पे चल रहा है, किसी के बच्चे को जब कुत्ता काटता है ना तो वो किस कदर अजियतनाक तरीके से तड़पता है, ये आपकी वीडियो भी चल रही है, सारी दुनिया देख रही है। उन माओ से, उन वालिदैन से कोई पूछे कि जब इस तरह के पागल कुत्ते काटते हैं तो उस बच्चे को किस कदर अजियत, और हर तरह के कुत्ते होते हैं, किस किस तरह की उनमें बीमारियां होती हैं, वो काट देते हैं। और हॉस्पिटल्स में जब लेकर जाओ, अव्वल तो चौकीदार तक को पैसे देने पड़ते हैं, मुझे पता है ना, अंदर दाखिल होने के लिए पैसे लो, एंट्री जाए, भाई खुदा का वास्ते पैसे ले ले, मेरे बच्चे को ले जाओ अंदर, किसी डॉक्टर तक पहुंचा दो। ये सरकारी हॉस्पिटल्स का मैंने खुद विजिट की है, मैंने तो वजीर आला मुराद अली शाह साहब के हल्के में जाकर इनके वो हॉस्पिटल्स विजिट किए जहां पर लिखा हुआ था यहाँ पर रेबीज मुहैया है, दस्तयाब है, और मैंने जाकर वो अलमारी खुलवाई, मैंने कहा ये अगर सच है तो खोल के दिखाओ, तो वहां पर कोई एंटी रेबीज की वैक्सीन नहीं थी। तो ये झूठ बोलते हैं, अवाम को धोखा देने वाली बात होती है, कहीं कुछ नहीं है। इस अजाब जो हमारे ऊपर अजरा पेचियो साहिबा को फुफ्फो है बिलावल जरदारी की, जिनको हम समझते हैं कि शायद ये मसीहा बनकर हमारे सिंध पर आई होंगी, लेकिन इनके आने के बाद जो हालात बद से बदतर हो गए, इनको एहसास नहीं होता कि किसी तरीके से ये अवाम के दुख को समझे कि किसी गरीब के बच्चे को जब कुत्ता काटता है तो उसकी कैफियत को समझो कि भाई ना तो एम्बुलेंस मिलेगी, ना कोई उस बच्चे, उस गरीब के पास कोई किराया होगा। मैं बताऊं आपको कि एक बड़े शख्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग
मैं अभी इस सिलसिले में जब ट्वीट्स पढ़ रहा था तो सिंध असेंबली पे भी बड़ी किसी ने इस पर टॉन्ट किया हुआ था। आप हैं मेंबर असेंबली के, आप ये बताएं, किसी ने लिखा हुआ था कि एक शख्स मर गया, जिस दिन वो मरा उस दिन ट्वीट किया हुआ था, उस दिन सिंध असेंबली के अंदर काबुली पुलाव डिस्कस हो रहा था। सिंध असेंबली में काबुली पुलाव डिस्कस हो रहा था और असेंबली के मेंबरान को भी कोई फिक्र नहीं थी वैक्सीन है नहीं है। तो सिंध असेंबली आखिरकार क्या करती है? नुसरत शहरबाज साहब, आप उसकी मेंबर हैं, आप लोग डिस्कस नहीं करते इस मामले को, कोई नोटिस वगैरह कोई इशू? सैफान, मुझसे ज्यादा और कौन बताएगा तुम्हें? मैं तीसरी बार एमपी हूं ना, मैं तीसरी बार, मुझे 15वें साल होना लगा, 12वां 13वां साल इस असेंबली को होने लगा। मुझसे पूछिए ना, बिल्कुल आपने सही कहा, जहां पर किसी गरीब का जिक्र हो कि उस पर भाई बहस कर लो, खुदा का वास्ता है, उसके लिए कोई हल निकाल लो, तो वो फिर मछली के कबाब, फिर कश्ती की सैर, फिर कहाँ ले जाना है, फिर उधर ले जाना, फिर कह लगाए जाते हैं, फिर कहा जाता है माशाल्लाह आपने तो टाई बड़ी खूबसूरत पहनी है, आपने तो जैकेट बड़ी प्यारी पहनी है। ये असेंबली में डिस्कशन होती है। खुदारा हम कहाँ जाएं? ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये बिलावल जरदारी फरमाते हैं। दूसरे सूबों में हजार किस्म की बुराइयां, अपने सूबे को तो देखो। खुदा का वास्ता बिलावल, सिर्फ एक काम ही कर दो तुम, इस सूबे से इस तरह के ये कुत्ते, जो पागल कुत्ते हमारी सिंध के लोगों को काट के पता नहीं कितनी गरीब माओं की बद्दुआएं लग रही होंगी, क्योंकि जब उनको अपने बच्चे तड़पते हुए याद आते होंगे ना कि मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मेरी गोद में, वो लाड़काना का हसन था, वो तड़प तड़प कर मर गया माँ की गोद में, तो बिलावल उन माओं की बद्दुआएं लग रही होंगी। खुदा का वास्ता है कि कुछ ऐसा कर जाओ, अपनी फुप्पो से कहो कि और कुछ नहीं, गोलियां लग रही हैं, रस्तों में पुलिस की गोली लग जाती है, कुत्ता काट जाता है, आए दिन गरीब मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको दूसरे सूबों में तनकीद करनी है, अपने सूबों को बेहतर। एनआईसीवीडी है, आज एनआईसीवीडी क्या है? एहतजाज हो रहा है ना, वहां पर भी करप्शन है। अच्छा, मैं नुसरत आपको बता दूं, हमने इस प्रोग्राम से पहले ऑफिशियली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है सिंध का, उनके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से डॉक्टर अकरम सुल्तान, उनको राब्ता भी किया था, तो उन्होंने कहा था प्रिपरेशन के लिहाज से अगर आप मुझे बता देते पहले तो मैं नंबर्स बताता, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अभी वो कह रहे थे वो उनको फैसिलिटी उस वक्त है नहीं जिस तरह हम उनको लेना चाह रहे थे टेक्निकली। लेकिन ये मुझे बताएं नुसरत साहब कि नैब ने भी कहा था, चेयरमैन नैब का मैंने शॉर्ट सुना है कि वो बड़ी अलमिया है कि इतना बजट है अरबों रुपए का और वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये बताएं ये मामला सिर्फ ये है कि ये लैक ऑफ गवर्नेंस है या मामला कुछ और है? ये जो एक बात की जाती है कि भारत वैक्सीन देता है इनकी और भारत ने वैक्सीन बंद कर दी है, इसलिए ओवरऑल पूरे मुल्क में शॉर्टेज हो गई है और पूरे मुल्क में मुयस्सर नहीं है ये वैक्सीन, तो ये आर्टिफिशियली शॉर्टेज है या ये वाकई में कोई सीरियस क्राइसिस हो गया जो वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही और लोग इस पर तड़प रहे हैं वैक्सीन के लिए? नुसरत साहब, अच्छा, आपने कहा कि चेयरमैन, बिल्कुल मैंने भी वो सुना, बल्कि जिस वक्त वो फरमा रहे थे उस वक्त भी मैंने सुना था कि चेयरमैन नैब तक ने कह दिया। तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो सिंध में कुत्तों के काटने के केसेस हैं और जिस तरीके से वीडियोस चलती हैं और जिस तरीके से वायरल होती है ना सोशल मीडिया पे, तो जरूर अमेरिका में भी हमारे सिंध में कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, उसका भी जिक्र हो रहा होगा। जरूर कनाडा में मुझे लगता है ट्रूडो को भी ये पता चल गया होगा कि सिंध एक ऐसा सूबा है जहां पर राह चलते हुए पागल कुत्ते बच्चों को खा जाते हैं और वैक्सीन नहीं मिलती, तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और वहां पर चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि सिंध जो यूरोप की तरह तरक्की कर रहा है, सिंध जनाब मगरिब की तरह तरक्की कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये हो रहा होगा सोशल मीडिया पे, ये सब कुछ चल रहा होगा और वो लोग भी हंस रहे होंगे कि ये हालात है। देखें, डेलिबरेटली हो रहा है। इन्होंने बीच में जब हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया, आप लोगों ने चैनल्स पे ये प्रोग्राम चलाए, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई कुत्तों की हम नसबंदी कर देते हैं, चलो भाई कुत्तों की नसबंदी करो। तो उसके लिए क्या हुआ, उन्होंने 1 अरब का फरमाया कि हमने रख दिया है और जनाब ये इनकी नसबंदी की। भाई कहाँ है वो नसबंदी? मैंने तो कभी अभी आंखों से नहीं देखी। आपने कभी किसी चैनल पे या आपके कैमरामैन ने कहीं देखा कि कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी जा रही हो या उनको कोई दूसरे तरीके से पकड़ा जा रहा हो? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में होता है। पैसा रिलीज हुआ, जेब में गया, उसकी जेब में गया, करप्शन हुई ऊपर ही ऊपर एक दूसरे के साथ शेयर करके। हम जैसे लोग, गरीब लोग जो बेचारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और गरीब कहाँ जाएगा? कि आगा खान हॉस्पिटल के 14-15 लाख वो अफोर्ड कर सकता है या बड़े बड़े हॉस्पिटल को वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं। क्या करेगा? रो रो के बच्चों को तड़पते अपनी गोदों में माएं देखती हैं और फिर बिलबिलाती रहती हैं और हाथों से फिर अल्लाह को पुकारती हैं, और किसको पुकारेंगी? तो ये हाल हमारी सिंध का है। 10 साल में तकरीबन 129 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन 10 साल में 129 अमवात हो चुकी हैं। लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि तकरीबन जो उन्होंने कुत्ते 25-26 हजार मार दिए 3 महीने के अंदर। लेकिन बुनियादी तौर पर ये फिर डीएमसीज और केएमसी ये लोग क्या कर रहे हैं नुसरत साहब? ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बड़ी लड़ाई भी चल रही है लोकल गवर्नमेंट लॉ के ऊपर। यहाँ पे जमातें एहतजाज भी कर रही हैं।
है कि डीएमसीज हमारे इख्तियार, तो डीएमसी और केएमसी ये तो अभी एमक्यूएम के हाथ में थी। वसीम अख्तर साहब थे कुछ दिन पहले तक हर चीज पे कहते थे कि इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, या इससे पहले जो भी लॉ था, अब तो चले मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए, तो ये काम तो सालों से चल रहा है। 3 साल में 80,000 कुत्ते काटने के वाकयात हो चुके हैं ना कराची में। तो डीएमसी केएमसी ये सब क्या कर रहे होते थे? ये किधर थे? ये किस हवाले से इनके फंड्स का इस्तेमाल हो रहा था? तो साहब चले, पहले तो मैं कहूंगी कि जो फिगर आपने निकाली ना 80,000 के करीब जी, तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का नाम गिनीज बुक ऑफ 3 अस्पतालों की फिगर बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, तीन हॉस्पिटल, 3 बड़े अस्पतालों की बता रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि इन फिगर्स को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ जो रिकॉर्ड बनता है ना, शायद उसमें हमारा रिकॉर्ड बनेगा। मुझे लग रहा है कि अब रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है कि चलो किसी और तरह हमारे रिकॉर्ड नहीं बनते तो इस तरह रिकॉर्ड बनाओ। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह इतनी बड़ी तादाद बढ़ती चली जा रही है कम होने के बजाय। यानी आप उस पर काबू पाओ, उसको कम करो, उसमें उसका खात्मा करो, लेकिन उसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है तो फिर इसी गिनीज बुक वाले आ जाएंगे और रिकॉर्ड हमारा बना के चले जाएंगे। ये भी हमारे ऊपर बड़ी एक ठप्पा लग जाएगा बदनामी का। दूसरी बात, केएमसी या जो भी इदारे ये है, मेयर था वसीम अख्तर थे या कोई भी थे, ये मिली भगत थी ना। अभी तो चलो ठीक है ऑपोजिशन में है, पहले तो साथ थे ना, एक दूसरे की बुराइयों को टेबल के नीचे छुपा देते थे और तो कुछ भी बुरा नहीं लगता था। तो हमारे लिए तो ये भी मुसीबत है ना कि कराची के लोग सिर्फ कराची में तो कुत्ते निकल कराची से बाहर तो जाओ सैफान, आप यहाँ तो रिपोर्ट हो जाता है exactly. लेकिन छोटे शहरों में तो बेचारे कई लोगों के बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं, वहां तक कैमरा मैन नहीं पहुंचा या कोई अखबार वाला नहीं पहुंचा, वो तो वैसे ही मर गए, उनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ तो चलो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो जाती है। तो ये जो पूरी सिंध में ये हालात है, अफ्तर से अफ्तर चले और हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब को सिर्फ अरे करो वफाक पे तनकीद, हम भी कर रहे हैं, करेंगे, जो चीज होगी उस पर तनकीद करेंगे। अपना किबला तो दुरुस्त करो, इन कुत्तों से तो हमारी जान छुड़ा दो या कहीं से ये वैक्सीन मंगवा दो ताकि कम से कम किसी को काटे तो उसकी जान तो बच जाए। ये गंदगी के ढेर हैं, कसाई उठाकर अपना फुजला सड़कों के बाहर फेंक रहे हैं, तो आवारा कुत्ते और क्या करेंगे? आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ेगी ना, कुत्ते इसी तरह फिर दंदनाते फिरते हैं, फिर उधर या उधर। मासूम बच्चों को छोड़ दिया है माओ ने बाहर। यकीन माने मैं खुद, हम सब डरते हैं बाहर निकलते हुए, साइड से पैदल चलते हुए अगर कोई कुत्ता गुजर गया तो जान निकल जाती है कि कहीं हमें न काट ले, फिर क्या होगा? चले काट तो ले, लेकिन मौत तो सामने नजर आती है कि कहीं वैक्सीन नहीं मिलेगी, मर ही जाएंगे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि मर ही जाएंगे क्योंकि वैक्सीन नहीं मिलेगी। कहाँ लेकर दर बदर उसको माँ या कोई भी लेकर घूमेगा? तो ये हमारे हालात है, ये सिंध है, ये खुर्शीद शाह साहब आपका जो मगरिब की तरक्की है ये है आपकी, ये बिलावल जरदारी ये है तरक्की जो आप यूरोप बना रहे हैं ना अपने सिंध को। ये हालात है जो इतना बड़ा फिगर आपने मुझे बताया है, ये कोई सुन रहा हो? अगर बिलावल या बख्तावर या आसिफा यही है ना पीपल्स पार्टी के करता धरता वारिस जिन्होंने जमहूरियत की हुई है, हमारी जमहूरियतों में तो हमारा ये बुरा असर है कि खरबों रुपए रिलीज होते हैं, सिर्फ NICVT और SIUT सुन सुनकर माओ और हम सब के कान पक गए कि इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उनका क्या करें, उनका बजट कहाँ जाता है, बाकी लोग गरीब हम उम्मीद करते हैं नुसरत साहबा कि ये सब चीजें जो है इस पर एक्शन हो, क्योंकि ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खौफ बढ़ता जा रहा है शहरियों में, जिस तरह आप बता रही हैं यकीनी तौर पर। यानी एक ऐसा टेरर बन गया है, एक ऐसा खौफ, एक दहशत फैल गई है कि लोग अपने घरों से निकलते वक्त अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो डरते हैं, बच्चे डरते हैं। इसी तरह रात को खास तौर पे सर्दियों में निकलते वक्त लोग खौफजदा होते हैं। और फिर सबसे बड़ा खौफ शायद ये होता है कि जब गवर्नर सिंध के भतीजे को वैक्सीन नहीं मिल रही और पैसे देकर बेपनाह पैसे खर्च करके वैक्सीन मिल रही है, जो पैसा आम आदमी यानी जिसकी तनख्वाह 30 से 50 हजार के ब्रैकेट में है या जो भी उसकी आमदनी 30 से 50 हजार के ब्रैकेट में है, अगर वो उस वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो फिर आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? तो ये तो एक आप समझे कि अगर अल्लाह ना करे आपका किसी कुत्ते से सामना हो जाए और खुदा ना खास्ता आवारा कुत्ते ने काट लिया, तो उसके बाद उस वैक्सीन की जो सर्च होगी, तड़प होगी, वो अल्लाह ताला उससे सबको महफूज रखे। इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम में इस ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक अहम तरीन मामला हम बात करेंगे जो कराची शहर में कोरोना का रेट है, आग जंगल की आग की तरह फैल रहा है कोरोना, और आखिरकार गवर्नमेंट क्या सोच रही है। आज कुछ ऐलाना वफाकी हुकूमत की तरफ से भी हुए हैं, उस पर बात भी करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में नाज़रीन एक और अहम तरीन मामला जो है हमने देखा है, दुनिया भर में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगना शुरू हो गई हैं। दिल्ली में आज जो मैंने नंबर्स देखे 21,000 है कोविड इन्फेक्शंस के। इसी तरीके से वहाँ पर इससे पहले मुंबई में स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। दिल्ली के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत से रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस कर दिए थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और बहुत से ममालिक ने बहुत से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए हैं। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सी जगहों पर शाम 6 बजे से कारोबार बंद करने की बात आ गई है। कारोबार से मतलब रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और जो शाम 6 बजे के बाद चीज़ें खोली होती हैं, तो ये बंद करने की बात आ गई है। बहुत से ममालिक में गैदरिंग, जैसे जर्मनी के अंदर जो गैदरिंग्स हैं उनको लिमिट कर दिया गया है, 10 लोगों तक लिमिट कर दिया गया है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। ओमिक्रॉन वायरस जिस तरह से फैल रहा है, पाकिस्तान में भी नंबर्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज कराची में जो कहा जा रहा है पॉजिटिविटी रेट है, यानी जो शरह है इस वक्त मुस्बत केसेस की, वो तकरीबन 18% तक जो है पहुंच चुकी है और ये शरह मुसलसल रोज बरोज बढ़ रही है। ये 15% थी, 18% थी, इससे कबल 11% थी और कुछ दिन तक 10% से नीचे थी। तो इस सूरत हाल में आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है, जो सामने आई है बात, वो क्या है पहले आपके सामने वो रखते हैं फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट। लेट्स से दिस। अगरचे पाकिस्तान में कोविड की शरह दुगनी हो गई है और यूं लग रहा है कि ये जो वेव है दोबारा पाकिस्तान में भी कोविड की शुरू होगी, लेकिन इस बार ये हमारा रिजॉल्व है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। लिहाजा जो स्कूल्स के बारे में या बाकियों के बारे में कोई गलतफहमी है कि उनको बंद किया जाएगा, हमने ये फैसला किया है कि अब इसको, हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। और अब पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जो ज़बरदस्त हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन, देखिए हमने यहाँ पे तकरीबन $2 बिलियन की वैक्सीनेशन लोगों को मुफ्त लगी है और वो पाकिस्तान का जो एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है कोरोना से निपटने की, और उसी के मद्देनज़र हमने ये फैसला किया है कि अब यहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होगी। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं सिंध के और आखिर में इस वक्त आप कोविड के हवाले से इन्फेक्शन डिजीज़ को हेड भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट के ऐसा नहीं करेंगे, लॉकडाउन का फैसला नहीं करेंगे, तो क्या इन लाइन विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस है ये आप जिस तरह से आलमी हालात को देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बुलाने का। तो देखिए, आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो लॉकडाउन अलग चीज़ है और दूसरा रिस्ट्रिक्शन लगाना अलग चीज़ है। तो आई डोंट थिंक लॉकडाउन की ज़रूरत है, यानी कि सब कुछ एकदम से बंद कर देना और उसके साथ साथ फिर जैसे कर्फ्यू का एक निज़ाम होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता लोगों की मूवमेंट जितनी रिस्ट्रिक्ट करें उतना बेहतर है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसे जो बड़ी गैदरिंग्स हैं आपकी, वो अगर हम कम कर सकें तो ये वायरस कम फैलेगा। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, स्कूल्स का भी जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने, आपको नहीं लगता कि जो बच्चे बिलखुसूस हैं जो स्कूल्स में जा रहे हैं उनके हवाले से कंसर्निंग है? और केसेस आपने अभी तक जो देखे हैं, आपको लगता है बच्चे भी इससे हिट हो रहे हैं और क्या स्कूल्स खुले रहने चाहिए? तो देखिए, बच्चे हमेशा हिट होते हैं, सारे वेव्स में बच्चे हिट हुए हैं। एटलीस्ट ये ज़रूर है कि अब हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। अलबत्ता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड इस बारे में हम सब भूल जाते हैं, इसके एज लॉन्ग स्कूल्स में आप SOPs फॉलो करें या कर सकें, एंड ये बहुत मुश्किल नहीं है फॉलो करना, तो ये वायरस अगेन कम फैलेगा। बैलेंस करना पड़ता है कि क्या बच्चों की एजुकेशन इस पे कितनी इम्पैक्ट हो सकती है। जो निजी स्कूल्स हैं वो तो फिर भी ऑनलाइन थोड़ा सा कर सकते हैं, मगर जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें ऑनलाइन करना निस्बतन मुश्किल होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत के अंदर मुंबई में हमने देखा है कि स्कूल्स बंद कर दिए गए, पहली से 9 क्लास तक के 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए, एक्सटेंड कर दिए गए विंटर वेकेशंस भी वहाँ पर। तो ये तो दूसरे ममालिक में हो रहा है क्योंकि ये केसेस बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। तो क्या हमें फिर इंतजार करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता केसेस बहुत बढ़ जाएं, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन हो जाए, फिर हम बंद करें स्कूल्स वगैरह, या भारत की तरह पहले कर देना चाहिए? सो देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि केसेस बहुत तेज से बढ़ रहे हैं, बल्कि इस वेव में जिस रफ्तार से केसेस बढ़े हैं वो प्रॉब्ली इन पिछले 2-3 वेव्स में इतने नहीं बढ़े। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जितनी जल्दी आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करें उतना ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है। एंड इसी लिहाज से कुछ स्कूल्स हैं तो ऑलरेडी ही ऑनलाइन पे चले गए हैं, वॉलंटरीली ही चले गए हैं। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल्स को देखने की ज़रूरत है, उनके पास केसेस अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो ऑलरेडी SOPs बने हुए हैं कि आप 10 दिन के लिए उस क्लास को, या अगर स्कूल में ज़्यादा है तो स्कूल को बंद करें, दिन रीओपन करें। क्या एकदम से बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दें? विंटर हमारे वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, स्कूल दोबारा खुल चुके हैं, इम्तहान भी हो रहे हैं कुछ स्कूल्स के अंदर, तो क्या सब कुछ डिस्टर्ब करना ये एक्चुअली ज़्यादा आसान
ये फैसला नहीं है। सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने जिस तरह कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आप रुझान क्या देख रहे हैं इस वक्त, जो आपके पास भी आ रहे हैं, जो आप सुन भी रहे हैं, तो क्या रुझान है केसेस का, किस नौयत के केसेस हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और क्या सीरियस है नहीं है, किस तरह का थ्रेट है ये? सो देखिए, दो तीन चीज़ें, हाँ, ये हैं कि जो सिम्टम्स हैं कोविड के, उसके अंदर इस दफ़ा जो हम ज़्यादा देख रहे हैं वो गले में दर्द, नज़ला, ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं। बुखार इतना नहीं है जितना पहले वाले में था, एंड इसी की वजह से लोग एक्चुअली मिस कर रहे हैं और वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि उनको कोविड है। जो सीरियसनेस की बात करें तो भी बहुत जल्दी एक है ना, सीरियस बीमारी जो है वो बीमारी होने के तकरीबन 1 या 2 हफ्ते बाद होती हैं। तो अभी हमारा तकरीबन 1.5 हफ्ता ही हुआ है जो ये वेव शुरू हुए हुए, और अब ये देखना है कि जैसे से ये वेव इवॉल्व होता है तो हमारे पास कितने सीरियस केसेस आते हैं। नहीं, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इवॉल्व होता है, तो क्या ये जो आलमी सतह पे केसेस आ रहे हैं, जो डेटा WHO दे रहा है या जो इस वक्त रिसर्च वहाँ से चल रही है, उसी पैटर्न के केसेस होंगे ना यहाँ पे, या आपको लगता है कि मुख्तलिफ होगा यहाँ पर, और यहाँ पे खदशा है कि ज़्यादा खतरनाक या कम खतरनाक हो सकता है आलमी सतह से? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि ये वायरस इतनी तेज से फैलता है, ये जो ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इवन अगर ये माइल्ड हो, यानी कि ज़्यादा शदीद जो केसेस की शरह अगर कम हो, अगर आपके केसेस बहुत ज़्यादा हैं तो फिर भी आपके हेल्थ सिस्टम पे लोड तो पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ 1% पर फॉर एग्जांपल लोगों की शदीद बीमारी होती है, मगर आपके लाखों में अगर लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो 1% भी मिल के बहुत ज़्यादा नंबर बन जाता है। नहीं, लेकिन ये बताएं डॉक्टर साहब कि मतलब अब अगर जो इस सूरत हाल के अंदर जो केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये केसेस पीक जो NCOC ने कहा है कि 3-4 हज़ार तक पहुंच जाएगी, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं केसेस मिड फरवरी तक? जिस तरह ये बढ़ रहे हैं 1500 क्रॉस करके मुल्क के, और जो डबलिंग रेट है वो क्या है इसका, कितने दिन में डबल होंगे ये केसेस? देखिए, डबलिंग रेट कहना मुश्किल है। आई कैन टेल यू, हमारे हॉस्पिटल तो नहीं, हमारे जो लैब में जो हम देख रहे हैं वो यूजुअली एवरी बिटवीन 10 डेज हमारे पॉजिटिव रेट बढ़ जाता है, डबल हो रही है, या उससे कम। आप बता सकते हैं कितना पॉजिटिव रेट है, अगर आपके नंबर है आपके पास, तो कितना पॉजिटिविटी आपके अस्पताल के हद तक है? अभी मेरे पास ऑन द ज़बानी तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो 18% हो गया पॉजिटिव रेट किसी, हाँ, ओवरऑल 18% में। याद रखें कि अस्पतालों के अंदर या हॉस्पिटल्स के जो लैब्स होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव रेट ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास मरीज आ रहे होते हैं, तो हॉस्पिटल लैब्स की ज़्यादा होती है। जब एवरेज निकालें तो ऑब्वियसली उससे थोड़ी सी कम होती है। मोर इम्पॉर्टेंटली जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये, तो मुझे लगता है कि इसकी पीक शायद इससे भी ज़्यादा होगी, अनलेस कोई चीज़ चेंज होती है। मतलब ज्यादा होगी, यानी 3-4 हज़ार से ज्यादा 6-7 हज़ार 8 हज़ार खुदा न खास्ता केस हो सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं इसका हेल्थ सिस्टम पे बर्डन आएगा, या अभी ये कहना जल्दी होगा? अभी ये कहना जल्दी है। अच्छा, ओके। यानी कितना 1 से 1.5 हफ्ते में हम कह सकते हैं कि ये हेल्थ सिस्टम पे आएगा इसका बर्डन, या नहीं आएगा, और हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है? कुछ आप समझते हैं कि हम इस काबिल हमने अपने आप को कोप अप करने के लिए अपने आप को बढ़ाया है, स्ट्रेंथन किया अपने सिस्टम को, या वहीं पे हम खड़े हैं जहाँ पहली वेव पे थे? जी, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट 3 जो वेव्स हमारे या 4 जो वेव्स गुजरे, उसमें हर वेव में ना सिर्फ हमको इस बीमारी के इलाज करने के तरीके से बहुत बेहतर हुए हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अब हम ये कई दफ़ा कर चुके हैं कि जो कोविड की जो बिस्तर हैं उसको कम कर देते हैं जब वेव नहीं होती, और फिर बढ़ा देते हैं जब वेव होती है। तो ये तो हमने कई दफ़ा किया, एंड आई थिंक हमारा हेल्थ सिस्टम इज़ मच मोर केपेबल कंपेयर टू जो हमारा पहला था। डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे शहर के अंदर जिस तरह से शादी ब्याह की तकारीब चल रही हैं, आपने कहा गैदरिंग्स को बंद कर देना चाहिए, तो ये भी तो एक बिजनेस है। फिर गवर्नमेंट अगर कह रही है हम बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ये भी है कि करना पड़ेगा। हॉलों के बाहर रश है, बेपनाह रश है, शादी हॉल्स के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई मास्क मेरा नहीं ख्याल कोई पहनता है, बहुत इक्का दुक्का लोग पहनते हो, और ये तकारीब जो शादी ब्याह की खुसूस दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो सीजन है ये तो चलता रहा है, और ये चल रहा है इस वक्त, और गवर्नमेंट कम से कम ये तो कर सकती है फौरी तौर पे कि बंद कर दे शादी हॉल्स, ये लिमिट कर दे। देखिए, इसमें दूसरी चीज भी है जी, इसमें 2 चीजें हैं। इवन दो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह, मगर आपने बिल्कुल सही बोला कि SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं होते, एंड ये SOP फॉलो करना अब हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। जब आप शादियों पे जाएं तो देन वी हैव टू आल्सो टेक रिस्पांसिबिलिटी कि भाई आप मास्क पहने रखें, मास्क ना उतारें, बहुत ज़्यादा क्राउड में ना जाएं, एंड जो शादी ब्याह कर भी रहे हैं उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो जितने लोगों को बुलाए वो उसी हिसाब से बुलाएं जितना उनके पास जगह है। सो इवन दो आप हम कहते हैं भाई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएं, मगर ये ना भूलें कि इसमें हमारा भी हाथ है इस वायरस को फैलने में। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक अगर देखें पेशेंट्स वगैरह, तो वैक्सीन एफिशिएंसी जो एफिकेसी होती है वो कितनी है,
इस पूरे ओमिक्रॉन को लेकर अगर आपने स्टडी भी किया है, और जो हमें वैक्सीन लगी है मेजॉरिटी चाइनीज वैक्सीन उनकी ज़्यादा है, बाहर वालों की ज़्यादा है, किसकी है? और क्या जिन्होंने डबल डोज लगाई है वो अपने आप को सिक्योर समझे? हरगिज नहीं। इस वायरस की खास बात ही है कि जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। इंपॉर्टेंट बात वैक्सीन की अलबत्ता ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है और आपको वैक्सीन लगी है तो आपकी बीमारी इतनी शदीद नहीं होती है। दैट्स द रीज़न वाई आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। मगर वैक्सीन लगा के ये हरगिज ना सोचें कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको वैक्सीन डबल डोज भी लगी है और बूस्टर भी लगा, उनको भी ये इन्फेक्शन हुआ है। ये ज़रूर है कि उनके इन्फेक्शन बहुत ही हल्का फुल्का माइल्ड सा था। सही। और ये पैटर्न जो है सारी वैक्सीन के साथ आपने देखा है, जो चाइनीज़ हैं या बाहर की हैं, कि बहुत से लोग कहते हैं ये शायद इतनी एफिकेसी उनकी नहीं है जो डेटा बताता है। नहीं, सारे के साथ देखा है, मगर डेफिनेटली ये ज़रूर है कि अगर आपके 6 महीने हो गए हैं पहली वैक्सीन लगाए हुए तो बूस्टर ज़रूर लगा लें। उससे एटलीस्ट ये होगा कि अगर आपको बीमारी होती है तो इतनी सीवियर नहीं होगी। अच्छा, और आपने जो बूस्टर की बात की, डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि ये बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है कि बूस्टर डोज लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, तो ऐसे हालात में जब ये वेव आ रही है और अब 30 साल तक के लोग लगा सकते हैं, तो क्या ये 30 साल से ऊपर के लोग लगा सकते हैं? फ्रॉम जनवरी से स्टार्ट हुआ ये, तो क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बहुत से मिथ्स आ रहे हैं इसको लेकर, बहुत सी र्यूमर्स उड़ रहे हैं। ऐसे मैंने लोगों से बातें सुनी है कि फलां शख्स को लगी, वो 1 महीने से बुखार में पड़ा हुआ है, फलां शख्स को लगी उसको ये हो गया। तो ऐसे में आप इन र्यूमर्स और मिथ्स के बारे में क्या कहेंगे और किस तरह लोगों को कन्विंस करना चाहिए बूस्टर डोज के लिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिल्कुल बूस्टर लगाना चाहिए। आई गेस कन्विंस जो लोग नहीं लगाना चाहिए उनको कन्विंस करना मुश्किल है, मगर ये ज़रूर है कि देखें, मैंने भी लगाया, मैंने अपने वालिदैन को भी लगाया, सबको लगाया। अगर मुझे ये लगता है कि ये ख़तरनाक चीज़ है तो मैं उनको तो हरगिज़ ख़तरे में नहीं डालता। मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि बूस्टर लगाने के बाद बीमारी अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है। अगर इस यूं देखा जाए तो ये बूस्टर जो है वो लाखों से भी ज्यादा लोगों को दुनिया भर में लग चुकी है और कोई ऐसे खतरनाक नुकसान नहीं नजर आया उसका। अलबत्ता कोविड जिन लोगों को हुआ है उनके अंदर तो बहुत ही शदीद एंड सीवियर बीमारी होती है। सही, तो बूस्टर डोज भी लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट ही आपसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, आप टास्क फोर्स में भी हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें की थी, सिम लॉक कर देंगे, उससे रश भी पड़ा था। तो अभी भी बहुत से लोग हैं जो पहली डोज के बाद जिन्होंने दूसरी नहीं लगवाई, जो बहुत से लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड घूम रहे हैं, कोई कानून, कोई सजा, कोई जजा कुछ भी नहीं मुकर्रर हुआ है। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं डॉक्टर के फौरी तौर पे होना चाहिए ताकि एक खौफ तो पैदा हो, कुछ डिटरेंस तो हो? तो डॉक्टर फैसल साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल सोसाइटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज वफाकी हुकूमत कह रही है हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, ग्लोबली लोग जा रहे हैं इस वक्त ममालिक, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा रही हैं। आप क्या राय है इसके ऊपर एज ए डॉक्टर साहब? देखें, जो सूरत हाल है वो तेजी से खराब होती जा रही है। कराची में भी आपको पता है कि तकरीबन 18% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और लाहौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस्लामाबाद भी। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि ये डिजीज जो है वो माइल्ड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं ज्यादा दिनों तक, इसलिए कि शुरू में पहले 2-3 हफ्ते जो है ना वो माइल्ड डिजीज होती है और उसके बाद जो है ना वो डिफरेंट कम्बिनेशन शुरू होते हैं। यूएस में आज सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हुई है और हॉस्पिटलाइजेशन शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है ना वो मोर्टेलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, डेथ रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमें डेफिनेटली लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे हम उसको किसी भी तरह से प्रॉपरली इंजीनियर्ड करके साइंटिफिक वे में करें। और जो भी एक्टिविटीज हैं जो प्रिवेंशन के लिए हमने फर्स्ट फेज में ली थी वो हमें सारी दोबारा एनफोर्स करनी पड़ेंगी। देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो शॉर्टकट। सर, लेकिन ये तो नहीं कर रही गवर्नमेंट, कितना नुकसान होगा इससे जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है? वो तो साफ साफ कह रहे हैं हम नहीं करेंगे कुछ भी, अभी कारोबार का